हेलो डियर स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रकाश, तो आज हम उस प्रकाश वाले चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट अपने पढ़ा था दर्पणों के उपयोग, तो अब हम पढ़ते हैं दर्पण की आवर्धन क्षमता। किसके बारे में? आवर्धन क्षमता के बारे में। तो बच्चों, दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है? देखो, आवर्धन क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। तो आवर्धन क्षमता होती है वो एम क्या होती है बच्चों? प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। सबसे पहले आती है ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटे में किसकी आती है? बिंब की। किसकी? बिंब की ऊंचाई। आपको पता है एम बराबर प्रतिबिंब को किससे प्रेजेंट करते हैं अपन? वी से, ठीक है ना। बिंब को यू से, आगे आएगा इसके माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। तो दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है बच्चों? एम बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये होती है दर्पण की आवर्धन क्षमता। अब इसमें एम में बच्चों तीन कंडीशन बनती है, एम इक्वल टू 1, एम ग्रेटर देन 1 और एम लेस देन 1। तो देखो, एम इक्वल 1 कब होगा? एम का मान 1 के बराबर कब होगा? तो देखो, ये वी है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई के नीचे क्या है? यू, बिंब की ऊंचाई। तो यानी प्रतिबिंब और बिंब क्या? प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होंगे? समान। क्या होंगे? दोनों समान होंगे जब क्या आएगा? एम बराबर 1 की कंडीशन अप्लाई होगी, यानी जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या होगी? एम बराबर 1 की कंडीशन, यानी प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होंगे? समान। और देखो, एम का मान 1 से अधिक कब आएगा? अब बच्चों देखो, क्या लिख रहा है? वी अपॉन यू लिख रहा है ना, यानी नीचे वाली वैल्यू। क्या? नीचे वाली वैल्यू। नीचे क्या है? बिंब। यदि जब बिंब यानी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी, और नीचे क्या है? बिंब, यानी बिंब का मान क्या होगा? छोटा। बिंब कैसा होगा बच्चों? छोटा। बिंब कैसा होगा? छोटा। तो प्रतिबिंब बड़ा होगा तो कैसी स्थिति आएगी? एम इज ग्रेटर देन 1 वाली। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों एम लेस देन 1, यानी एम का मान 1 से छोटा कब होगा? अब देखो, वही कंडीशन लगाओ वी अपॉन यू वाली। यदि नीचे का मान क्या होगा? बड़ा। नीचे बड़ा होगा, ऊपर का वैल्यू क्या होगी? छोटी। तो क्या आएगी? एम का मान किससे कम आएगा? यानी देखो, ऊपर की वैल्यू छोटी लेगी, नीचे की बड़ी लेगी, तो अब क्या आएगा? एम का मान 1 से कम। एम का मान 1 से कम बना, इसका मतलब बिंब कैसा होगा? बड़ा। कैसा बिंब होगा? बिंब कैसा बनेगा बच्चों? बड़ा। बिंब कैसा बनेगा? बड़ा। ये होती है दर्पण की आवर्धन क्षमता। तो एक बार दोबारा देखो बच्चों, दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एम से। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी एम बराबर माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है? प्रतिबिंब, और यू क्या है? बिंब। तो तीन केस लगाओ, एम इक्वल 1, एम ग्रेटर देन, एम लेस देन 1। तो आपको समझ आ गया ये दर्पण की आवर्धन क्षमता के बारे में। चलो, इसके बाद आगे आता है बच्चों दर्पण सूत्र। क्या आता है? दर्पण सूत्र, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र के बारे में देखो, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू। क्या होता है? 1 अपॉन एफ बटे 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इसमें क्या होगा? आपको कोई भी दो वैल्यू दे देगा, तीसरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। लेकिन चिन्ह पद्धति का क्या करना है आपको? ध्यान, यानी कौन सा चिन्ह पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव में रहेगा। तो इस प्रकार आपको दो वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू क्या करेगा? फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, अब अपने प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं पूरी हो गई है ना। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या? अपवर्तन। क्या करते हैं? अपवर्तन। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है बच्चों? अपवर्तन। अब देखो, अपवर्तन की घटना क्या होती है? प्रकाश की परावर्तन घटना पूरी हो गई। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना, यानी कोई भी प्रकाश किरण पुंज का, कोई भी प्रकाश किरण पुंज किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराना। क्या? कोई भी प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से क्या होगी? एक माध्यम, ठीक है ना। ये क्या है? कोई ये अलग माध्यम है, यानी इसको मान लिया मैंने माध्यम फर्स्ट, और ये कौन सा है? माध्यम सेकंड। यानी कोई प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसका अभिलंब। क्या खींचा पढ़ने? अभिलंब खींचा, ठीक है ना। तो अभिलंब खींचा यानी कोई प्रकाश किरण पुंज, क्या? कोई प्रकाश किरण पुंज जब माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है बच्चों? विचलित। क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित। यानी ये जानी तो ऐसी चाहिए थी, या तो अब ये निर्भर करेगा माध्यम की प्रकृति पर कि अभिलंब की तरफ आएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है ना। यानी अपने पथ से क्या हो गई बच्चों? विचलित। तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। क्या कहलाती है बच्चों? अपवर्तन। अब हम बात करते हैं थोड़े इस माध्यम के बारे में। देखो, तो माध्यम की प्रकृति बच्चों इसमें आप दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो कैसी होगी? सघन माध्यम हो सकता है। एक बच्चों कैसा माध्यम हो सकता है? विरल।
कैसा, सघन और विरल। अब देखो सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम यानी जिसमें क्या होंगे, इसके कण क्या होंगे बिल्कुल पास पास, या इसका अपन ऐसा होगा कोई भी गाड़ा विरल होगा, ठीक है ना। क्या होंगे इसमें, इसके कण कैसे होंगे बच्चों, पास पास। क्या होंगे कण, पास पास, ठीक है ना। विरल यानी क्या होगा, विरल कण कैसा होगा, कण क्या होंगे इसमें, दूर दूर। कण कैसे होंगे बच्चों, दूर दूर, ठीक है ना। अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। माध्यम कैसे होगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब हम दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं, जब सघन से विरल में जाएंगे तो क्या होगा, और विरल से सघन में आएंगे तो क्या होगा। तो देखो आगे, यदि माध्यम पहले लिया कौन ने, सघन। क्या लिया, सघन। तो देखो बच्चों, ऊपर मान के तलक में कैसा माध्यम है, सघन। कैसा माध्यम है, सघन। और ये कैसा माध्यम है बच्चों, विरल। कैसा माध्यम है, विरल। ये क्या होगा इसका, अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब। अब देखो बच्चों, कोई प्रकाश किरण पुंज सघन माध्यम से, क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है। वैसे इसको जाना तो कैसे चाहिए था, बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए, लेकिन होगा क्या, सघन से क्या आ रही है, विरल में। क्या, सघन से विरल में आ रही है, तो क्या होगी बच्चों, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ देखो सघन यानी क्या है, बिल्कुल क्या है, इसमें कण क्या है, पास पास। उसके बाद विरल माध्यम यानी कण क्या है इसके, दूर दूर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगी, देखो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये क्या है इसका, अभिलंब। क्या है बच्चों, अभिलंब, ठीक है ना। तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट गई। अभिलंब से दूर हट गई यानी जब वस्तु, क्या कोई प्रकाश किरण सघन से किस में आई बच्चों, विरल में। किस में, सघन से विरल में आई, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर। क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर। अब अपन दूसरी कंडीशन लगाते हैं, ऊपर कैसा माध्यम लेते हैं, विरल। कैसा, ऊपर लिया बच्चों अपन ने, विरल माध्यम, और नीचे कैसा माध्यम लिया अपन ने, सघन। कैसा माध्यम लिया, सघन। तो देखो दोबारा कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये वो इसका विलंब खींच लिया अपन ने, ठीक। जानी तो कैसे चाहिए थी ये, बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। अब देखो विरल यानी कण क्या है, दूर दूर, सघन कण क्या है, पास पास। तो क्या होगी, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो कोई प्रकाश किरण को जो विरल माध्यम से सघन माध्यम, किसमें, दूसरी कंडीशन लगाई, विरल माध्यम, विरल से किस में आई है, सघन में। सघन में आई तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो देखो जब कोई प्रकाश किरण पुंज, अपवर्तन किसे कहते हैं समझ आया, यानी जब कोई प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। अब माध्यम के अपने प्रकृति ली कौन सी, विरल माध्यम और सघन माध्यम। क्या ली, विरल माध्यम और सघन माध्यम। जब सघन से विरल में प्रवेश करती, क्या, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर हट जाएगी। जब विरल से सघन में आती है तो विलंब की तरफ मुड़ जाती है। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। आवर्तन याद आया। अगला देखो, सघन से विरल में आती है तो विलंब से दूर हटती है, ठीक है ना। और विरल से सघन में आती है तो विलंब से तरफ मुड़ जाती है। मान के चलो, ऐसे समझो, कोई एक अपना कोई क्लासरूम है, उसमें क्या बच्चे बिल्कुल पास पास बैठे हैं, ठीक है ना, उसकी क्षमता से ज्यादा, तो कैसा माध्यम है, सरल। उनको अपन ने बाहर उठाकर, यानी कि उनको अपन ने बाहर निकालकर इसी ग्राउंड में बैठाया, तो वो कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। यानी जब वो अंदर की तरफ बिल्कुल पास पास यानी विचकर बैठे थे, तो बाहर आकर कैसा फील करेंगे, बिल्कुल खुला खुला, ठीक है ना। यदि समय से यानी दूर दूर फैल गए ना, तो क्या हट गई वो, दूर, ठीक है ना। अब देखो वही बच्चे अपन क्या है, ग्राउंड में मान के चलो कोई बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना, उन सबको अपन ने एक कमरे में ले गए। किसमें ले गए, कमरे में लेके गए। कमरा कैसा माध्यम होगा उनके लिए, सघन, यानी विरल माध्यम है, बाहर खुला है, अंदर क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम में लेकर गए उनको, तो एक कमरे जो उनकी जिस रूम की कैपेसिटी ज्यादा वो बच्चों को उसमें बैठाएंगे, तो बच्चे क्या होंगे उसमें, क्या करेंगे, पास पास बैठेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बिछकर बिल्कुल पास पास बैठेंगे, ठीक है ना। यानी उसमें कमरे की क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाएंगे, तो बच्चे क्या होंगे उसमें पास पास बैठेंगे, ठीक है ना। तो वे क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो अपवर्तन घटना समझ आई आपके, ठीक। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखो, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं होती है, क्या होती है, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। यानी देखो तारों का टिमटिमाना, क्या, तारों का टिमटिमाना। पहला देखो, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, ठीक है ना। अब देखो तारे क्यों टिमटिमाती है बच्चों। आप देखो तारों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, मान के चलिए कोई स्टार ना, स्टार बोलते हैं ना, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये कोई स्टार है, तारा।
तो क्या होगा, जैसे ही तारे यानी तारे के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है तो वो जो भी प्रकाश आएगा उससे क्या होगा, तारे से आने वाला प्रकाश है वायुमंडल क्या है, वायु की विभिन्न परतों से गुजरेगा। क्या गुजरेगा, वायु की विभिन्न परतों से गुजरेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या होगी, तारे की आभासी स्थिति क्या होगी, ये तो क्या है तारा वास्तविक तारा होगा, लेकिन हमें जो तारा दिखाई देगा कैसा होगा, आभासी तारा दिखाई देगा, ठीक है ना। यानी क्या होगा, आभासी तारा। तो ये वायुमंडल के विभिन्न परतों से गुजरता हुआ प्रकाश आएगा, तो हमें क्या होगा, ये प्रकाश झिलमिलाता क्या होगा, प्रकाश झिलमिलाता। तो अपन को एक प्रकाश क्या होगा, झिलमिलाता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका मतलब क्या है, अपन सोचते हैं तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। अगली घटना देखो, जैसे अपन किसी पानी के पात्र में किसी पेंसिल को पटकते हैं, क्या पेंसिल को पटकते हैं, पेंसिल क्या होगी, वो अपन को कैसी दिखाई देती है, जैसे सूर्य उदय और सनराइज और सनसेट है, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाभ दिखाई देना, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रकाश, आपने पढ़ा सूर्य की प्रकाश क्या होती है, 7 रंग, ठीक है ना, विभिन्न ओर से जिनको अपन दर्शाते हैं। उसमें क्या बच्चों, सबसे ज्यादा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की, ठीक है ना। तो क्या सीधा अपने प्रकाश लाल रंग का प्रकाश अपने आंखों तक पहुंचता है, ठीक है ना। और बाकी जो उससे आने वाले प्रकाश होते हैं उस समय क्या होता है, वो पूरे वायुमंडल में बिखर जाता है। इसलिए हमें सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य कैसा है, लाल दिखाई रत्ताभ दिखाई देता है, ठीक। यानी सूर्य अस्त और सूर्य उदय में टोटल कितने मिनट का फर्क आता है, 4 मिनट, 2 मिनट पहले दिखाई देने लगेगा और 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा बच्चों। तो ये होती है अपवर्तन। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है, अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक बच्चों। अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी प्रकाश की निर्वात में चाल, क्या निर्वात में चाल, ठीक है, और प्रकाश की माध्यम में चाल, क्या प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल किसको प्रदर्शित करती है, अपवर्तनांक को, ठीक है ना। किसको प्रदर्शित करेगी, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या हुआ, प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात क्या होगा, अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखो निर्वात क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, वायु एब्सेंट होगी वो क्या होगा, निर्वात। माध्यम आपको पता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक। इसके लिए आपको कुछ क्या करने हैं, ज्यादा नहीं, लगभग 2 से 4 आपको अपवर्तनांक याद रखने हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए बोला निर्वात का, किसका, निर्वात का अपवर्तनांक बोला, निर्वात का कितना होता है बच्चों, 1। मैंने बोला आपके लिए वायु का, किसका, वायु का, वायु कितना होता है, 1.0003, कितना होता है, 1.003। इसके लिए फिर मैंने आपके लिए बोला पानी का कितना होता है, पानी का होता है बच्चों 4.3। मैंने बोला बच्चों कांच का कितना होता है, कांच का कितना होता है, 3/2, कितना होता है, 3/2। इसके बाद आपको याद करना हीरे का, किसका, हीरे का, हीरे कितना होता है बच्चों, 4.24। अब देखो आपके दिमाग और अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, देखो ऊपर ही चाल है नीचे भी चाल है, तो दोनों क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, मात्रकहीन राशि। कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि, यानी विदाउट मात्रक, ठीक है ना। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं था, क्योंकि देखो ऊपर भी चाल है और नीचे भी चाल है, दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कुछ भी क्या नहीं बचेगा, इसका मात्रक नहीं बचेगा। ये आपको 4 से 5 अपवर्तनांक, निर्वात 1 होता है, वायु का 1.003 होता है, ठीक है, पानी का 4/3 होता है, उसके बाद कांच का 3/2 होता है और हीरे का 2.42 होता है। ये आपको कुछ अपवर्तनांक याद रखने हैं। अब देखो बच्चों अपवर्तनांक की निर्भरता, क्या अपवर्तनांक की निर्भरता। अब देखो अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा बच्चों, तरंग दैर्ध्य पर। अब देखो इसकी जो अपन बात करते हैं निर्भरता के बारे में, यानी इसकी निर्भरता देखो किस पर होगी, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, उसके बाद माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इसकी निर्भरता किस पर होती है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर, ठीक है ना। माध्यम पर प्रकृति, माध्यम पर उसकी और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तन के हमारे बच्चों अपन आगे चलते हैं तो आगे आता है अपवर्तन के नियम। क्या आते हैं, अपवर्तन के नियम। बच्चों अपन ने पढ़ा था परावर्तन के नियम, उसी प्रकार के होते हैं अपवर्तन के, क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं बच्चों, अपवर्तन के नियम। हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े, कौन से पढ़े भाई, कौन I बराबर कौन R, ऑलवेज इक्वल है ना। उसके बाद दूसरा पढ़ा था अपन ने अभिलंब है, आपतितकरण है, परावर्तितकरण है, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में स्थित होते हैं। इसी प्रकार क्या होते हैं अपवर्तन के नियम होते हैं। देखो अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है, साइन आई, क्या साइन आई, सॉरी है ना, साइन आई बटे साइन आर, क्या होंगे ये, या तो क्या होंगे
स्थिरांक होंगे, क्या होंगे, स्थिरांक होंगे, या माध्यम की प्रक्रिया या फिर माध्यम के क्या होंगे, अपवर्तनांक के तुल्य, या तो इनको अपन स्थिरांक बोल सकते हैं या माध्यम के क्या, माध्यम के अपवर्तनांक, क्या माध्यम के अपवर्तनांक क्या होते हैं, तुल्य होते हैं, ठीक है ना, माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, दूसरा नियम निकाला अपन ने, इसमें वो नियम होगा जो परिवर्तन में होता है, अविलंब, इसका अविलंब के साथ परावर्तित किरण, क्या होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बाद अपवर्तित किरण, क्या अपवर्तित किरण, ठीक है ना, अविलंब, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, तीनों ही क्या होते हैं बच्चों, एक तल में स्थित, क्या होते हैं बच्चों, एक तल में स्थित होते हैं, ठीक है ना। साइन आई यानी इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण की जा, साइन को क्या बोलते हैं बच्चों, जा, क्या बोलते हैं, जा, यानी अपवर्तन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य या फिर एक स्थिरांक होता है। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है बच्चों, यानी आपतन कोण और आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य या क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। दूसरा नियम अविलंब, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये आपके अपवर्तनांक के नियम हो गए, ठीक है बच्चों। देखो इसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मैंने अभी आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक, ठीक है ना, कुछ अपवर्तनांक लिखाए थे, ठीक है ना, सॉरी अपवर्तन के नियम, ठीक है ना, अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको एक चीज अभी पढ़ाई थी अपवर्तनांक, आपको मैंने कुछ अपवर्तनांक लिखाए थे, उसमें एक ही चीज और आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या होते हैं, निरपेक्ष। मैंने आपको जो सारे अपवर्तनांक लिखाए थे कैसे थे, निरपेक्ष। और दूसरा बच्चों आता है सापेक्ष, कैसा आता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो मैंने जो भी आपको सभी लिखा कैसे थे, निरपेक्ष। सापेक्ष क्या होते हैं, यानी एक वस्तु का या एक माध्यम का दूसरे माध्यम के प्रति क्या अपवर्तनांक ज्ञात करना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कांच का पानी के सापेक्ष, क्या बोला मैंने, कांच का पानी के सापेक्ष। दूसरा बोला मैंने आपको यही, पानी का कांच के सापेक्ष, क्या बोला, पानी का कांच के सापेक्ष। अब देखो पूछ किसका रहा है, कांच, किसके सापेक्ष पूछ रहा है बच्चों, पानी के। इधर पानी का पूछ रहा है किसके सापेक्ष, कांच के। अब देखो आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है ट्रिक के रूप में, कांच पूछ किसका रहा है, कांच का, किसका पूछ रहा है पहले, कांच। अब देखो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, कांच का कितना होता है बच्चों, मैंने भी बताया था 3/2, और पानी का कितना होता है बच्चों, 4/3। अब देखो पानी का कांच के सापेक्ष, किसका पूछ रहा है बच्चों, कांच का, इसमें पूछ किसका रहा है, कांच का। तो आपको याद रखना जिसके बारे में पूछता है उसको लिखते हैं पर ऊपर, कांच का कितना बोलता है, 3/2 बटे, सापेक्ष पूछ रहा है अनुपात में निकालेंगे, पानी के सापेक्ष पूछ रहा है, पानी कितना 4/3, कितना है बच्चों, 4/3, यानी देखो कितना आ जाएगा बच्चों इसमें, 9/8, कितना आएगा 9/8, यानी कांच का पानी के सापेक्ष कितना आता है बच्चों, 9/8। अब देखो पानी का कांच के सापेक्ष, किसका पूछ रहा है, पानी का, पूछ किसका रहा है, पानी का, तो पानी का लिखो पहले 4/3 बटे में किसके सापेक्ष पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के, कांच कितना है 3/2, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका 8/9, कितना आ जाएगा 8/9। आप ऐसे किसी का भी एक का देखकर दूसरे के सापेक्ष पूछता है, जिसका पूछता है उसको खाली लिखना चाहते हो ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछता है खाली लिखना है बच्चों नीचे। ऐसे आपने देखा कांच का पानी के सापेक्ष, किसका पूछा इसने, कांच का, ऊपर किसका लिखा अपन ने, कांच का, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, पानी के सापेक्ष, पानी खाली का अपन ने नीचे। तो आप इनको जानते हो आपस में गुणा करना, ठीक है ना, पास वाली संख्या को गुणा करो दूर वाली को। तो देखो 3 × 9 4 दूनी 8, यानी ऊपर कितना गया 9 नीचे 8, तो कांच का पानी समझ कितना गया 9/8। अब पूछा पानी का कांच के सापेक्ष, ऊपर किसका लिखना है, पानी का, किसके सापेक्ष है, कांच के, कांच का लिखना है नीचे, करो 3 × 9 4 दूनी 8, यानी 8/9। तो ये होते हैं आपके सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी के साथ देखो आपके अपवर्तनांक क्या होते हैं कि घटना क्या होती है पूरी। इसके बाद इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको या तो आप उसको बोल दो पार्श्व द्विविस्थापन, पार्श्व विस्थापन बोल दो, या बोल दो कांच की स्लिट का प्रयोग। क्या बोलते हैं अपन, पार्श्व विस्थापन या कांच स्लिट का प्रयोग। अब देखो कांच स्लिट का प्रयोग है इसमें, क्या बोलते हैं, कांच स्लिट का प्रयोग बोलो, जो
या उसको बोलो बच्चों पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। अब देखो कांच स्लिट का प्रयोग अपन इसमें होता है कोई भी डी। क्या होगा बच्चों? कोई भी डी लगा आप भाई, ठीक है ना? क्या है? कोई भी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, देखो क्या ली? कोई भी डी चौड़ाई की अपने क्या ली? कांच की प्लेट ली। क्या ली? कांच की प्लेट। और देखो इसमें होते पार्श्व विस्थापन घटना क्या होती है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगी? अपने मूल पर से थोड़ा पीछे की तरफ, क्या होगी? पीछे की तरफ विस्थापित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना कहलाती है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन होता है जब प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से थोड़ा पीछे की तरफ, किसे? पीछे की तरफ। अपवर्तनांक घटना पड़ा था जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यहाँ क्या याद रखना? बस पार्श्व विस्थापन में जब कोई डी आकार कांच, डी लंबाई की कांच की प्लेट है, जब प्रकाश की किरण पुंज इससे जाती है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित, या फिर मूल पथ से थोड़ा पीछे की तरफ, पार्श्व नहीं पीछे की तरफ क्या हो जाती है? विस्थापित। अब देखो थोड़ा समझो, ये कोई कांच की प्लेट पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना? अब देखो इस पर हमने क्या डाला? ये क्या होगा? अविलंब। क्या होगा बच्चों? अविलंब। देखो इसको जाना तो कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये बच्चों गई कैसे? देखो ऐसे गई, ठीक है ना? अब देखो इस पर हमने दोबारा क्या डाला? इसका अविलंब डालो, ठीक है ना? इस पर क्या डाला अपन ने? अविलंब डाला, ठीक है ना? अविलंब के बाद उसके बाद देखो एक सेकंड वेट करो। हाँ देखो बच्चों क्या बटे अपन कांच का स्लिट प्रयोग है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन घटना क्या होती है बच्चों? जब कोई कांच की, अपने पता है मैंने आपको, जब क्या प्रकाश किरण पुंज जाएगी अपने मूल पथ से क्या होगी? थोड़ा पार्श्व पीछे की तरफ विस्थापित हो जाएगी, उसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन, ठीक है ना? यानी जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ऐसे गई। इस पर दोबारा क्या डाला अपन ने? अविलंब, ठीक है ना? यहाँ पर अविलंब डालेंगे तो कैसे जाएगी बच्चों? ये ऐसे इधर की तरफ जाएगी, ठीक है ना? जानी ऐसे चाहिए थी, इसको अविलंब डालेंगे इस पर, ठीक है ना? क्या डाला? अविलंब। जानी इसको ऐसे चाहिए थी, यानी देखो मूल पथ इसका ये रहा, वो कैसे है? इधर क्या हो गया? अपने मूल पथ से क्या हो गया? पीछे की तरफ विचलित हो गई। इसको बोलते हैं कांच का स्लिट प्रयोग का पार्श्व विस्थापन। यानी डी आकार की कोई कांच की प्लेट है बच्चों, क्या है? डी आकार की कांच की प्लेट, उसका क्या प्रकाश किरण उस पर आपतित होती है, आपतन के बाद अपने मूल पथ से थोड़ा पीछे की तरफ विस्थापित हो जाती है, इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन बच्चों। क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। अब देखो इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है वो आता है, इसके बाद अब इसमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है वो है क्या? लेंस। क्या बोलते हैं उसको? लेंस। अब देखो बच्चों लेंस होता क्या है? लेंस होता क्या है? अब देखो अपन बात करते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। अब देखो लेंस होता क्या है? कोई भी दो गोलीय पृष्ठ, क्या? कोई भी दो गोलीय पृष्ठ, कोई भी दो गोलीय पृष्ठों के मध्य पारदर्शी माध्यम भरने पर, कोई भी दो गोलीय पृष्ठों के मध्य पारदर्शी माध्यम भरने पर किसका निर्माण होता है बच्चों? किसका निर्माण होता है? लेंस का। किसका निर्माण होता है? लेंस का, ठीक है ना? दो गोलीय पृष्ठों के मध्य पारदर्शी माध्यम भरने पर किसका निर्माण होता है बच्चों? लेंस का। किसका निर्माण होता है? लेंस का। देखो लेंस होता है कितने टाइप के? कितने टाइप के? दो प्रकार के। कौन से? एक तो होता है उत्तल लेंस। कैसा होता है? उत्तल लेंस। एक क्या होता है? अवतल लेंस। क्या होता है बच्चों? अवतल लेंस। अब देखो अपन ने जो अपने दर्पण में पढ़ा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। जो वहां पर अवतल दर्पण का काम करता है, कैसे काम? ये वही काम करेगा उत्तल दर्पण, सॉरी लेंस। कैसे काम करेगा? लेंस। जो काम अवतल दर्पण करता है वो क्या करेगा? और देखो वहां पर अवतल दर्पण क्या काम करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा संकेंद्रित करने का काम करता है। वही काम क्या करेगा? उत्तल लेंस। क्या करेगा? उत्तल लेंस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी लेंस। इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस, ठीक है ना? लेंस क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठों के मध्य पारदर्शी माध्यम भरने पर किसका निर्माण होता है? लेंस का, ठीक है? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दर्पण में याद रखो
जो काम अवतल दर्पण करता है वो उत्तल लेंस करेगा, ठीक है। यानी प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित इकट्ठा करने का काम करता है उत्तल लेंस, इसलिए इसका नाम होता है अभिसारी लेंस। जो उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाता है, ऐसे अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका नाम होगा अपसारी लेंस बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या होता है, ये लेंस हो गए ना, प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखो बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है। अब देखो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। अब देखो ये तो क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखो लेंस के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ये देखो ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र। अब देखो आपको इसमें देखो उधर F1 दिख रहा है, इधर 2F1, F2 2F1 डबल दिख रही है आपको, ठीक है ना बच्चों। ये प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक है ना। दो फोकस बिंदु होते हैं लेंस के। अब दो फोकस बिंदु क्यों होते हैं, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि लेंस का निर्माण कैसे होता है, दो गोलीय पृष्ठों से होता है। दो गोलीय पृष्ठों से इसका निर्माण होने के कारण इसमें फोकस बिंदु कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं, ठीक है ना। और देखो अपन इनको जब परिभाषित करते हैं तो प्रथम फोकस बिंदु क्या, प्रथम फोकस बिंदु, और नाम देते हैं इनको द्वितीय फोकस बिंदु। प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु। अब देखो बच्चों प्रथम फोकस बिंदु क्या होगा, द्वितीय फोकस बिंदु मुख्य अक्ष का वह स्थान या मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश क्या होगा बच्चों, उत्सर्जित होगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां से प्रकाश उत्सर्जित होगा। क्या, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां से प्रकाश उत्सर्जित होकर मुख्य अक्ष क्या होता है, समांतर हो जाता है, वो होता है प्रथम फोकस बिंदु। ठीक, क्या होता है, प्रथम फोकस बिंदु। अगला क्या होता है, अगला द्वितीय फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाला प्रकाश जहां पर क्या होता है, संकेंद्रित होता है। क्या होता है, संकेंद्रित होता है, वो होता है द्वितीय फोकस बिंदु। क्या होता है, सेकंड फोकस बिंदु और फर्स्ट फोकस बिंदु। ठीक है ना। प्रथम फोकस बिंदु मुख्य अक्ष का वह स्थान है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश उत्सर्जित होकर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, वो होता है प्रथम फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जब क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर संकेंद्रित होती है उसको बोलते हैं द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है ना। ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है ना। कोई वक्रता केंद्र होता है इसमें, ठीक है ना, फोकस दूरी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, ये लेंस के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई, इसके लेंस के क्या हो गए, प्रकार हो गए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, ठीक है ना। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे लेंस से बनने वाली प्रतिबिंब चिन्ह परिपाटी, लेंस क्षमता, लेंस सूत्र। ठीक है ना बच्चों, ठीक, धन्यवाद।